जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन और मेंबरशिप लेने का दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरफ से मुसलमानों पर ऑब्जेक्शनेबल ताबड़तोड़ हमले ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। आप लोग इस सियासी तमाशे को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दरअसल पिछले 10 सालों में मुल्क के यंगस्टर्स को एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी नौकरी नहीं दे सकते हैं, बल्कि हर एंट्रेंस एग्जाम के लीक होते पेपर से ये एहसास और ज्यादा मजबूत हुआ है कि ये सब नौकरी नहीं देने की साजिश है। दूसरी तरफ किसानों को एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी उन्हें एमएसपी का कानूनी हक नहीं दे सकते हैं। फौज में जाने वाले यंगस्टर्स को अग्निवीर से मुश्किलें हैं, तो जाटों को पहलवान बेटियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ने एजिटेट कर दिया है। और रही सही कसर ठाकुरों की नाराजगी ने पूरी कर दी है। पढ़े लिखे फ्लोटिंग वोटर्स की आंखों को इलेक्टोरल बॉन्ड ने खोल दिया है। दलितों और ओबीसी के दिमाग में बीजेपी के तरफ से संविधान खत्म करने का डर दिमाग में बैठ जाने से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल और ज्यादा बन गया है। इन सब का नतीजा यह हुआ कि पहले फेज की 102 सीटों के चुनाव में हुई वोटिंग ने नरेंद्र मोदी के 400 पार के कैंपेन पर जबरदस्त चोट पहुंचाई है। और इस फेज में 20 सीटें भी बीजेपी को मिलती नहीं दिख रही हैं। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी। इस फेज में राजस्थान की बाकी बची 13 सीटें, मध्य प्रदेश की 7, उत्तर प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, असम की 5, केरला की 20, महाराष्ट्र की 8 सीटें और पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा की एक एक सीट पर वोटिंग होनी है। पहले फेज की वोटिंग के रुझान से सहमे डरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वही जाना पहचाना पुराना मुस्लिम विरोधी तीर छोड़ दिया है। यह डर राजस्थान से पैदा हुआ है, जहां 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले पहले फेज की 12 सीटों पर 18% कम वोटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर हमला करके राजस्थान की बाकी बची 13 सीटों पर वोटिंग को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर इस नफरती बयान का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। पश्चिम में भी जाट मुसलमान एक हो गए हैं। दरअसल यही 191 सीटें नरेंद्र मोदी का फ्यूचर तय कर देंगी। बाकी 353 सीटें नरेंद्र मोदी के लिए और मुश्किलें भरी हो सकती हैं, क्योंकि मुसलमानों से नफरत वाला तीर तो उन्होंने दूसरे फेज में ही चला दिया है। कुल मिलाकर वो हिंदुओं को डराने के सियासी तमाशे पर निकल चुके हैं। मगर इस चुनाव में मूल मुद्दे कुछ और ही हैं। और फिर कहा भी जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दूसरी तरफ दोस्तों, हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच बैकफायर कर गई है। पूरी दुनिया की मीडिया उनके भाषण पर थू थू कर रही है। यह पहली बार हो रहा है कि देश की मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी इसके लिए नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रही है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अब दिलचस्प बात यह है कि जिस मकसद से ये हेट स्पीच दी गई थी वो भी फेल हो गया है।
और देश भर में मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यकों ने ही इसका विरोध कर दिया है। लाखों फॉलोवर्स और सब्सक्रिप्शन वाले लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस हेट स्पीच की धज्जियां उड़ा दी हैं। खबर है कि इस भाषण के लिए नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को अब तक 17,400 शिकायतें मिली हैं। दरअसल बीजेपी और नरेंद्र मोदी चुनाव में जब जब कमजोर पड़ते हैं, मुसलमानों पर हमला करके कम्युनल नफरती भाषण देते हैं। मतलब जब भी इन लोगों के मंच से ऐसे भाषण आए तो समझ लीजिए कि उनके पास फीडबैक है कि वो चुनाव हार रहे हैं। मगर 2019 के बाद से ऐसे कम्युनल नफरती भाषणों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है। चाहे कर्नाटक हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो। दिल्ली में तो बीजेपी तमाम नफरती भाषणों के बावजूद लगातार 6 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के देश के गद्दारों को गोली मारो, अमित शाह के बटन इतनी जोर से दबाओ कि इसका झटका शाहीन बाग में लगे, ये सब के बावजूद बीजेपी की विधानसभा चुनाव में दुर्गति हो गई थी। ऐसे ही कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने के बावजूद बीजेपी बुरी तरह हार गई थी। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इस खेल को जनता अब अच्छी तरह से समझ चुकी है और अब नरेंद्र मोदी के ऐसे भाषणों से फ्लोटिंग वोट्स पर कोई असर पड़ेगा यह कहना मुश्किल है। ध्यान रहे कि चुनाव में फ्लोटिंग वोट ही डिसाइडिंग वोट्स होते हैं, यानी हार जीत का फैसला करने वाले होते हैं। वहीं नफरती बयानों का कोई खास असर नहीं होने की एक और वजह है, वो है मुसलमानों की खामोशी इन सब पर। वो चुपचाप इनसे गाली खाकर भी चुप रहता है। देश की जनता इसे देख रही है और महसूस भी कर रही है। साथ ही मुसलमानों के रिएक्ट ना करने वाले बिहेवियर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हिंदू मुसलमान करने की कोशिशें बेकार हो रही हैं और भी नफरत फैलाने की इनकी कोशिशें फेल होती रहे। इसीलिए ऐसे भाषणों के बाद मुसलमानों उसको संजीदगी से लेने के बजाय हंसी मजाक में लिया करें, यही उनकी बेहतर स्ट्रैटेजी है। मस्त दिखाई दें जिससे लगे कि उन पर इनकी गाली गलौज का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसी स्ट्रैटेजी से बीजेपी की नफरती सियासी तमाशा तबाह हो जाएगा। अगर मुसलमान इस पर एग्रेसिव रिस्पॉन्स देंगे तो ये उनकी ऐसी स्ट्रैटेजी को कामयाबी मिलेगी। दरअसल मुसलमानों को पिछले 2-3 सालों से उकसाने की कोशिश करी जा रही है, मगर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के फैसले पर चुप्पी साध ली, ज्ञानवापी मस्जिद पर चुप्पी साध ली, सीएए पर चुप्पी साध ली, ट्रिपल तलाक पर चुप्पी साध ली, उत्तराखंड में यूसीसी पर चुप्पी साध ली, असम में मदरसों पर हमलों पर चुप्पी साध ली, बीजेपी नेताओं के तमाम नफरती बयानों पर चुप्पी साध ली, मदरसे पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध ली, राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर चुप्पी साध ली। दरअसल मुल्क का मुसलमान जान चुका है कि उसका प्रधानमंत्री और बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री उसके खिलाफ हैं और उसके वजूद और मजहबी आजादी के विरोधी हैं। इसीलिए इस सब के सामने आवाज उठाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है और खामोशी से बड़ा कोई हथियार नहीं। इसीलिए इस हथियार से बीजेपी अब परेशान है। मुसलमानों को तो चाहिए कि अब सब कुछ हिंदू भाइयों के भरोसे छोड़ दें। एक शख्स के झूठ के जाल में फंसे लोगों की आंखें खुलने का इंतजार करें। 5 किलो अनाज, 5 किलो राशन ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, उसके खत्म होने का इंतजार करें। नए भारत के मुसलमान तो अपनी पूरी एनर्जी एजुकेशन पर लगाएं, सिविल सर्विसेज क्रैक करने के मकसद में लग जाएं और 51 से 100 कैसे होगा इस पर दिमाग लगाएं। वैसे यहां मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद 6 भाई बहन हैं, मुख्यमंत्री योगी जी के 7 भाई बहन हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह के 7 भाई बहन हैं, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के 5 भाई बहन हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 4 भाई बहन हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के 6 भाई बहन हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 भाई बहन हैं। ओवरऑल बात करें तो बीजेपी के 21 सांसदों के 4 और 12 सांसदों के 5 बच्चे हैं। एक सांसद पकौड़ी लाल के 7 बच्चे हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि किसी के ज्यादा बच्चे होने का मजहब और जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये फैमिली की इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है।
एक दो जनरेशन पहले सोसाइटी में ज्यादा बेटों के होने से ही उस परिवार को ताकतवर मान लिया जाता था। यह सोच थी कि किसी मसले के वक्त इनके साइड में ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लोग इसी के चलते ज्यादा बच्चे पैदा किया करते थे। खैर, मौजूदा दौर में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट कहीं ज्यादा तेजी से घट रहा है और ये हकीकत NFHS5 के 5वें फेज की रिपोर्ट बताती है। TFR का मतलब होता है कि कोई औरत अपनी ब्रीडिंग सीजन में कितने बच्चे पैदा कर रही है। माना जाता है कि अगर ये आंकड़ा 2.1 या उससे कम हो जाए तो देश की आबादी कुछ वक्त बाद बढ़ना बंद हो जाती है। NFHS4 के मुकाबले NFHS5 सर्वे में 0.26% की गिरावट सबसे ज्यादा मुसलमानों में ही दर्ज करी गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा सबसे ज्यादा बच्चे हिंदुओं के हैं। तो दोस्तों, ये तो साहिब के बयान की हकीकत है और दूसरी हकीकत यह है कि इनकी बिलबिलाहट की वजह यह है कि तमाम नफरती सियासी तमाशे और कम्युनल मुद्दे को हवा देने के बावजूद देश का मुसलमान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो इनसे निपटने की जिम्मेदारी हिंदू भाई बहनों पर छोड़ दें। जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने नफरती बयान दिया तब से लगातार ट्विटर पर खिंचाई हो रही है। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है वो अलग। जिस दिन नफरती बयान आया था उसके बाद से ट्विटर पर हैशटैग नीच टॉप ट्रेंड कर रहा था। इसके साथ ही हैशटैग नो वोट टू बीजेपी टॉप ट्रेंड होता रहा था। कहने का मतलब यह कि मुसलमान बस तालीम हासिल करने पर अपना दिमाग लगाएं और इन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दें या खुद ही खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of Arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।